है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है कि पुत्रवधू कैसे लिखा जाता है। तो मैंने चारों ऑप्शंस को देखा और मैंने देखा कि जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है पुत्रवधू। उसके बाद देखिए सुलभ का यहाँ पर विलोम क्या हो सकता है, तो सुलभ का विलोम सातु दुर्लभ होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले नंबर का सवाल देखिए, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द सातु यहाँ पर क्या हो सकता है, तो पता सातु बहुमत कहा जाता है। आधे से अधिक लोगों की अगर मिलकर एक राय है तो उसको ही बहुमत कहा जाता है। उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि आफत सिर पर लेना, इसका मतलब क्या होता है, तो झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, समस्या का सामना करना। मैं कहूंगा झगड़ा मोल लेने को ही कहा जाता है आफत सिर पर लेना। उसके बाद देखिए प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, क्या प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो मापा नहीं जा सकता ये नहीं आना चाहिए, जोड़ा नहीं जा सकता ये भी नहीं, गिना नहीं जा सकता ये भी नहीं, नापा नहीं जा सकता ये भी नहीं, आका नहीं जा सकता, यानी कि प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता ये होना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि यथा याद शक्ति ऐसे नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यथा शक्ति कैसे, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है जो ईश्वर को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको तो सातु नास्तिक कहा जाता है जो ईश्वर को नहीं मानता है। जो ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक कहा जाएगा, जो नहीं मानता उसको नास्तिक कहा जाएगा, ठीक है ना। ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, आपको बताना है नक्षत्र कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है नक्षत्र। उसके बाद देखिए सातु सौम्य का विलोम मुझे बता दीजिए कि सौम्य का विलोम क्या हो सकता है, तो सौम्य का विलोम तो उग्र होता है, क्या होता है सातु, उग्र होता है सौम्य का विलोम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों के भाई की शादी पर दीपक से भरकर नाचने लगा। देखिए यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर साथियों आपको बताना इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। भाई की शादी पर दीपक प्रकाश से भरकर नाचने लगा, या उल्लास से भरकर नाचने लगा, हर्ष से या उन्माद से। मैं कहूंगा उल्लास यहाँ पर आना चाहिए। पूरा वाक्य आपका ये बनेगा कि भाई की शादी पर दीपक, जो कोई लड़का है, दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि धरती का समानार्थी क्या होगा, तो धरती को धज कहते हैं, मेदिनी कहते हैं, आत्मजा कहते हैं, या पुलिनवती कहते हैं। मैं कहूंगा मेदिनी कहा जाता है सातु धरती को, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए सातु शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ नहीं, बी में लिखा हुआ नहीं, सी में लिखा हुआ नहीं सातु, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है प्रज्वलित बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए जबरदस्त क्या होता है, मैं कहूंगा है ना किस भाग में त्रुटि है। देखिए बड़ा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शिकारी था बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। तो मेरा मानना है कि जबरदस्त होता है साथियों, है ना, जबरदस्त होता है, जबरदस्त नहीं होता है। तो दिक्कत कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहने को क्या कहा जाता है, तो उसको तो अतिशोक्ति कहा जाता है। अतिशोक्ति आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है साथियों पहाड़ का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो पहाड़ को अचल कहते हैं, गिरीश कहते हैं, अनंत कहते हैं, तुरंग कहते हैं। आपको ध्यान रखना है पहाड़ को अचल कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं। रेखांकित शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। पुरस्कार का विलोम क्या हो सकता है, दंड होगा, भेंट होगा, इनाम होगा, उपहार होगा। मैं कहूंगा दंड होता है साथियों पुरस्कार का विलोम। उसके बाद देखिए कि मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है ये बस आपको यहाँ पर साथियों को मिला के बताना है। देखिए कलम ना रुकना मतलब लिखते ही रहना, क्या इसका मतलब होता है। कलम कसाई, इसका मतलब क्या होता है, कलम कसाई का मतलब क्या होता है साथियों कि कलम को तोड़ने वाला नहीं साथियों, क्रूरता पूर्वक लिखने वाले को कहा जाता है साथियों क्या, कलम कसाई। तो ये आपका गलत है, बाकी ये सही है, इसको देख लेते। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना बिल्कुल। कलम न उठ सकना, लिख ना सकना बिल्कुल साथियों। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है। जो बहुत जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको तो बहुज्ञ कहा जाता है साथियों, जो बहुत जानता है। जो कुछ ना जानता हो उसको कहा जाता है अज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको कहा जाता है सर्वज्ञ। और जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसके लिए एक शब्द होता है साथियों विज्ञ। तो ये चारों आप लोग याद रखेंगे, अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। कमल का समानार्थी शब्द यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए कमल को अगर बात करते हैं हम लोग पयोज कहा जाता है साथियों कमल को। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों। अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई साथियों 2 होगी, तो 3:2 अनुपात होता है। उसके बाद देखिए साथियों कार्बेट टाइगर रिजर्व ये किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो मैं कहूंगा ये तो उत्तराखंड में स्थित है। कार्बेट टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए साथियों उज्बेकिस्तान की राजधानी अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होती है, तो ताशकंद। आप लोग याद रखेंगे कि ताशकंद जो है ना ये उज्बेकिस्तान की ही राजधानी है। कोलंबो किस देश की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि बेहद कहां की मुद्रा है, बेहद साथियों बेहद कहां की मुद्रा है, एक बार मुझे आप लोग बता दिए। तो ये साथियों थाईलैंड की मुद्रा है, तो थाईलैंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है मुझे बताइए, अयोध्या, चलिए
तो अयोध्या सातों ये सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर साथियों कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़ नामक शहर स्थित है। अगला देखिए, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी बताइए साथियों, झीलों की नगरी पता किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है, उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए साथियों, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। तो साथियों सिंगापुर देश को क्या कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है साथियों? तो माउंट एवरेस्ट भारत, नेपाल, चीन, भूटान, ये नेपाल में स्थित साथियों माउंट एवरेस्ट। इसकी कितनी ऊंचाई है एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। एफिल टावर कहां पर स्थित है? तो ये तो साथियों फ्रांस के पेरिस में स्थित है एफिल टावर। उसके बाद देखिए, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो नागपुर, दिल्ली, चेन्नई, मैं कहूंगा चेन्नई में साथियों स्थित है भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। अगला देखिए, एक आत्मकथा है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। ये भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखित है? तो ये मैरी कॉम के द्वारा लिखित है। SMC मैरी कॉम ने ही साथियों आत्मकथा अनब्रेकेबल लिखी थी। आंसर आपका डी हो जाता है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एज अगेंस्ट ऑड्स है? तो बताइए साथियों, आत्मकथा का शीर्षक एज अगेंस्ट ऑड्स है। चलिए साथियों बताइए आपका जवाब क्या होगा। तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर सानिया मिर्जा है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि लगातार दो बार पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मैं कहूंगा पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए, 23 मार्च की बात चल रही है। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस साथियों मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की अगर बात करें 23 मार्च को इनके ही शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है साथियों? 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया? तो मैं यहां पर कह सकता हूं साथियों आपका जवाब यहां पर 23 जनवरी हो जाएगा, यानी कि 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? तो सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर साथियों। सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है साथियों? सनी डेज है। आप लोग यहां पर याद रखेंगे। बहमनी राज्य की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो द बंगाल गजट की अगर बात करें, यही साथियों भारत का पहला समाचार पत्र है ना। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से संबंध महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी की पत्रिका है, यंग इंडिया भी है और नवजीवन भी है। लेकिन युगांतर की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये पत्रिका महात्मा गांधी जी की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पत्रिका बरिंद्र कुमार की, अविनाश भट्टाचार्य की और भूपेंद्र नाथ दत्त की है और इसको कोलकाता में साथियों इन तीनों के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। तो आंसर आपका डी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो कॉस्मोलॉजी आपका जवाब हो जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा पामीर के पठार को, है ना। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है साथियों? संसार की छत कहा जाता है। उसके बाद देखिए, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? तो क्या व्यवसाय साथियों करते हैं? कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, खनन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। मैं कहूंगा पशुपालन करते हैं, तो पशुपालन आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए जानी जाती है? ये साथियों तंबाकू के लिए जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में साथियों कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद देखिए, हाल ही में 70वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते गए? तो कितने पदक जीते गए? मैं कहूंगा 8 पदक जीते गए। बिल्कुल साथियों, भारत ने 70वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते। आपको ध्यान रखना है। भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? मैं कह सकता हूं साथियों, भारत ने सीरिया देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। अगला देखिए, कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका जवाब होगा साथियों? आपका जवाब यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश है जर्मनी देश बना है। उसके बाद देखिए, कौन यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में साथियों शामिल हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ सुमित बाली आपके सवाल का जवाब है, यानी कि सुमित बाली जो है ना, ये यस बैंक के रिटेल हेड के रूप में शामिल होने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सही से बता देता हूँ साथियों, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है और ये साथियों 3 है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन सवालों की कि ये सवाल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ साथियों, देखते जाइए आप लोग। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? 4 कहां पर है? 4 यहाँ पर है। देखिए, एक को छोड़कर दूसरा वाला जो होता है, यानी कि अगर हम इसको छोड़ दें और फिर यहाँ पर आ जाए तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत पूछा जाए 2 बताना, या 2 का विपरीत पूछा जाए तो 4 बताना। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 होगा। अगर आपसे 5 का विपरीत पूछा जाता तो 1 का विपरीत साथियों यहाँ पर 5 है और बचा 3, 3 का विपरीत साथियों 6 हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए साथियों आपके इस सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है? बताइए साथियों फटाफट, चलिए।
आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले EIM है, उसके बाद QUY है, उसके बाद CGK है, उसके बाद कौन से 3 लेटर यहाँ पर आ सकते हैं। बस इतनी सी बात आपसे साथियों पूछी जा रही है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो मेरा मानना है राइट आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। देखिए ई से यहाँ पर Q हुआ है, यानी E 5 पर होता है, Q 12 पर होता है। लगभग कितना बड़ा है, मैं कहूंगा 12 बड़ा है ना। अब Q से साथियों यहाँ पर C हुआ, Q से Z तक कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा, और फिर 3, यानी कि यहाँ पर भी तो 12 बड़ा है, और फिर यहाँ पर भी हमें 12 बड़ा देना चाहिए, तो ये 3 पर होता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर O आ जाएगा। O सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। बाकी इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। I 9 पर होता है, U 21 पर होता है, देखिए 12 बड़ा है, 12 ही 12 बढ़ रहा है, यानी कि सब में 12 बढ़ेगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में NUKMEXIL को क्या लिखा जा सकता है साथियों, लेट दिस लाइट लिखा जा सकता है, लेट दिस लाइट लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद KIMETO को द ब्राइट लाइट लिखा जा सकता है, और न्यू की यून को दिस इज ब्राइट लिखा जा सकता है। तो लिट का कोड आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, लिट कहां पर है साथियों, एक बार मुझे आप लोग यहां पर बताइए, लिट कहां पर लिखा हुआ है। देखिए लिट आपका यहां पर लिखा हुआ है ना, लिट आपका यहां पर लिखा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पर लिट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यानी कि लिट के कोड की अगर हम बात करते हैं तो किसमें से हो सकता है लिट का कोड। लिट का कोड या हो सकता है न्यूक हो, या हो सकता है मी हो, या हो सकता है XIL हो। अब देखिए उसके अलावा क्या क्या लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है और लाइट लिखा हुआ है, तो हमें साथियों यहाँ पर दिस का कोड मालूम होना चाहिए, उसके अलावा लाइट का कोड मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है ये इसी लाइन में। और इन दोनों का कोड निकालने के बाद साथियों लिट का कोड हम बहुत आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो साथियों देखिए लाइट यहाँ पर है और लाइट यहाँ पर है, ये वाला है, तो देखिए इसमें से और इसमें से कुछ सेम होगा, वही लाइट का कोड होगा। तो क्या सेम है, मैं कहूंगा मी सेम है, तो मी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मी लाइट का कोड हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए और क्या है, दिस यहाँ पर है, दिस यहाँ पर है, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों दिस का कोड इसमें से और इसमें से कुछ सेम होगा। न्यूक सेम है, यहाँ पर भी न्यूक सेम है, यानी कि दिस का कोड क्या हो जाएगा, न्यूक हो जाएगा, यानी कि बचा XIL, तो XIL ही साथियों लिट का कोड हो जाएगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ये सवाल बहुत शानदार है, और एक सवाल ऐसा आता ही आता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का साथियों आपसे यहाँ पर चयन करने को कहा जा रहा है। देखिए साथियों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि P आता है आपका 16 पर, R आता है 18 पर, N आता है आपका 14 पर, T आता है 20 पर। उसी प्रकार अगर बात करते हैं Y आता है 25 पर, A 1 पर आता है, W आता है 23 पर, D आता है 4 पर, और N आता है 14 पर, P आता है 16 पर, L आता है 12 पर, और R आता है 18 पर। S की अगर बात करते हैं S आता है 19 पर, U होता है साथियों अगर बात करते हैं साथियों यू जो होता है ना वो 21 पर होता है, क्यू होता है 17 पर, डब्ल्यू होता है यहाँ पर आपका 23 पर। कितना कितना बड़ा, देखिए 2 बड़ा, ठीक है। 2 बढ़ने के बाद साथियों यहाँ पर 4 घटा दिया गया, 2 बढ़ा फिर 4 घटा दिया गया, और फिर साथियों 3 और 3 6 बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर भी 2 बढ़ाया गया, और यहाँ पर भी 4 घटा दिया गया, और यहाँ पर 6 बढ़ा दिया गया, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक यहाँ पर लगा है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों 2 बड़ा है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात, 2 बड़ा है। 1 से 23 हो गया है, तो 4 तो नहीं घटाया गया है ना, 4 घटाया गया है साथियों, 1 से 23 हुआ है साथियों। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर A से W हुआ है, तो A है ना, A है, A के बाद क्या आता है साथियों Z आता है, Z के बाद क्या आता है Y आता है, फिर X आता है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं फिर साथियों W आता है। तो कितना घटाया गया है साथियों, 1 2 3 4 5 5 घटाया गया है। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर 6 बढ़ाया गया है, मैं कहूंगा यहाँ पर 6 नहीं आपका बढ़ाया गया है। तो अच्छा इसकी अगर बात करते हैं, देखिए 2 बढ़ाया गया, 4 घटाया गया और 6 बढ़ाया गया, यानी कि जो सबसे अलग है वो ऑप्शन नंबर बी वाला है, और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, सबसे पहले 1 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 81 है, उसके बाद नंबर कौन सा आएगा, और उसके बाद साथियों आना चाहिए 15,625 आना चाहिए। चलिए तो कोशिश करिए साथियों इस सवाल को करने की। देखिए यहाँ पर 8 और 81 से मुझे इतना अंदाजा लग रहा है कि भैया 8 3 का क्यूब होता है, और 81 की अगर हम बात करते हैं साथियों 81 3 की घात 4 होती है, यानी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 4 है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं साथियों, 1 की घात हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 3 4 और ये नंबर चल रहे हैं 1 2 3, फिर यहाँ पर जाहिर सी बात है 4 आ जाएगा। घातों की अगर बात करते हैं 1 घात 3 घात 4 घात, तो यहाँ पर साथियों 5 घात आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 4 की घात 5 कितनी होती है, एक बार जरा देख लीजिए साथियों, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये 4 चौक 16, यानी कि 64 की गुणा आपको साथियों किससे करानी है, 16 से यहाँ पर करानी है। चलिए तो देख लेते हैं साथियों इसको हम लोग एक बार। 64 की गुणा आपको सातों 16 से करानी है। 6 चौक आपका कितना 24 हो जाएगा, 6 चंग 36 37 38 हो जाएगा, और सातों यहाँ पर 64 आपका आ जाएगा। 4 आ गया, 12 आ गया, ये आपका 10, 1024 यहाँ पर आना चाहिए। 1024 का कहीं पर है, मैं कहूंगा बिल्कुल है सातों, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए सातों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, यानी कि 3 लाइन है, यहाँ पर 4 लाइन हो गई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन होगी, तो यहाँ पर 6 लाइन आएंगी। 6 लाइन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 6 लाइन नहीं, यहाँ पर 6 लाइन नहीं सातों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 2 3
3 4 5 6, तो 6 लाइन है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है उसी प्रकार मोनियर रोग किससे संबंधित होगा। देखिए मोतियाबिंद जो रोग होता है ना, ये आंख का रोग होता है, नेत्र का रोग होता है। उसी प्रकार मोनियर रोग जो होता है ना, ये कान का रोग होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि CNK को JUR लिखा जाता है, तो FJL को कौन से 3 लेटर के रूप में सातों यहाँ पर लिखा जा सकता है। देखिए C से यहाँ पर J हुआ है यानी कि 7 बड़ा है, N से U हुआ है 7 बड़ा है, K से R हुआ है 7 बड़ा है, तो यहाँ पर भी 7 7 बढ़ाने की कोशिश कीजिए। F होता है आपका 6 पर, 7 बढ़ाओगे सातों 13 हो जाएगा, 13 पर होता है M, और फिर J में 7 बढ़ाओगे Q हो जाएगा, L में 7 बढ़ाओगे तो सातों S हो जाएगा। तो MQS कहाँ पर लिखा हुआ है, MQS तो नहीं सातों, इसको Q कर लीजिए, MQS आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल सातों देखिए आप लोग, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित सातों आपका ये सवाल है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि MNLOQ और H हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं सातों, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग सातों यहाँ पर हो गए, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि Q और Q क्या लिखा हुआ है सातों, पूरा नहीं लिखा हुआ क्या, Q और H बीच में है। अच्छा Q और H बीच में है, यानी कि अगर बात करते हैं Q और H यहाँ पर होंगे, है ना, Q और H यहाँ पर होंगे, हो सकता है Q इधर हो H इधर हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए M और N पंक्ति के छोरों पर है, यानी कि M N यहाँ पर होंगे, कहाँ पर होंगे साथियों, M N यहाँ, यानी कि M यहाँ पर भी हो सकता है, N भी यहाँ पर हो सकता है, और N यहाँ पर भी हो सकता है, M यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि N के बाएं बैठा हुआ है NL, ठीक है। तो अगर बात करते हैं साथियों, अब देखिए साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर अब ये एक बात क्लियर होगी, N के बाएं बैठा हुआ N, तो अगर हम N को यहाँ पर बैठा लेंगे तभी N के बाएं बैठ पाएगा साथियों L, यानी कि एक चीज तो ये क्लियर हो गई है कि यहाँ पर N नहीं आएगा, है ना, M आपका यहाँ पर सातों बैठेगा। M आपका कहाँ पर बैठेगा, M आपका यहाँ पर बैठेगा, यानी कि M के दाएं कौन बैठा हुआ है, M के दाएं कौन बैठा हुआ है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही भैया। तो M कहाँ पर है, M यहाँ पर कौन बैठेगा, ये आप लोग मुझे बता दीजिए। तो बचा कौन साथियों, O बचा है, तो मैं कहूँगा O यहाँ पर बैठ जाएगा, O बैठेगा तो O आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि QH आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, M और N यहाँ पर बैठा, L यहाँ पर बैठा दिया, बचा O बचा है, तो O आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C में जो लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि सभी पेन पेंसिल हैं, तो मान लेते हैं सातों ये क्या हो गए, ये पेन हो गए, सभी पेन पेंसिल हैं, तो ये सारे के सारे पेन सातों पेंसिल हो गए, यानी कि कुछ मार्कर पेंसिल है, कुछ मार्कर पेंसिल है, तो मैं कहूँगा ये मार्कर बना लेते हैं, क्योंकि इतने मार्कर साथियों पेन, इतने मार्कर पेन क्या हो जाएंगे, पेंसिल हो जाएंगे। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहे कि सभी पेन मार्कर हैं, भैया सभी पेन मार्कर नहीं हो सकते, कुछ पेन भी मार्कर नहीं हो सकते, पेन यहाँ पर है और मार्कर यहाँ पर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर हैं, सभी पेन मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर हैं, मैं कहूँगा ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि लखनऊ को यहाँ पर लिखा जाता है CULKWON, उदयपुर को लिखा जाता है ADUIRUP, तो ग्वालियर को क्या लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक बात तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है कि जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर सातों यहाँ पर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बस किया क्या किया गया, जैसे कि ये LUC है तो यहाँ पर CUL कर दिया गया है, K जैसे रखा है K वैसे रख दिया है, NOW है तो यहाँ पर WON कर दिया गया, ऐसे इसको किया गया। इसको देखिए सातों L जैसा है L वैसा ही आएगा, GWA है ना, तो साथियों क्या हो जाएगा AWG हो जाएगा। यहाँ पर IOR है तो साथियों ROI यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में, इसको देखकर मुझे बता दीजिए। AWGLROI ऑप्शन नंबर ए वाले में, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों CRPF कांस्टेबल एग्जाम के लिए, इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर देखिएगा, है ना। चलिए साथियों, एक दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर खरीदता है तो कितने रुपए में खरीदता है, 1125 रुपए में खरीदता है। यदि वो इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा, बहुत आराम से निकाल देंगे। देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, क्रय मूल्य कितना बताया गया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना बताया गया, 1125 बताया गया है। जो खरीदा मूल्य होता है उसको 1100, वो साथियों यहाँ पर 1125 है क्रय मूल्य। तो कहा गया है साथियों कि अगर इस पर 25% की छूट, यानी एक दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर 1125 रुपए में खरीदता है, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों ये 75% की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों 75% की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1125 है। अगर हम अंकित मूल्य निकालें तो देखिए साथियों अब 1125 बटे 75 अगर हम कर देंगे तो क्या साथियों हो जाएगा, और इसकी अगर हम 100 से गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। अंकित मूल्य हो जाएगा 25 3 और 25 चौक हो जाएंगे, इसको कट करेंगे
तीन तिया 9 आपका हो जाएगा, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 375 चौक कितना होता है ये एक बार आप लोग देखकर मुझे बताइए। तो गुणा कर लेते साथ, तो 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 29, 30 आपका हो जाएगा, 4 तिया 12, 13, 14, 15 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते साथों अंकित मूल्य हमारा कितना निकल आया है, अंकित मूल्य की अगर हम यहाँ पर बात करते साथों 1500 निकल कर आया है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि अगर कोई वस्तु दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर 1125 में खरीदता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य 1500 होगा। लेकिन यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि 1500 पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 90% में बेचा जाता है। तो इसको निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके साथ। तो यहाँ पर 15 नीम आपके 135 हो जाएंगे और एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। अब साथों देखिए ये क्या हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया है ना, सेलिंग प्राइस हो गया। और ये आपका क्या था साथों, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, यानी कि खरीदा इतने में है, बेचा इतने में है, तो लाभ कितना होगा साथों। 1350 में से 1125 को घटा दो, 1350 में से 1125 को घटा दो, आपको लाभ पता चल जाएगा है ना। 1350 में से 1125 को घटा दो, आपको लाभ पता चल जाएगा। देखिए 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर साथ 225 आपका लाभ होगा। 225 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए साथों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथों मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि खिलौने की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार कर सकता है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है साथों, इसको मत भूलिएगा आप लोग। आपसे कहा जा रहा है कि यदि 10:30 बजे से 12:30 यानी कि 2 घंटे में 2 घंटे तक 1248 खिलौने तैयार किए जाने हो तो इसके लिए कितने कर्मचारी काम पर लगाने होंगे। लेकिन इसको एक आसान तरीके से मैं आपको समझा दूं। आपसे कहा जा रहा है खिलौने की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है। एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है। देखिए जितना काम किया जाता है ना, एक खिलौने का काम किया जा रहा है वो हम नीचे रखते हैं। अगर यहाँ पर 10 खिलौने तैयार किए जाते तो वो चीज हम नीचे रखते। अब बराबर लगा के हम इस दूसरी वाली लाइन को देखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि 10:30 से 12:30, 10:30 से 12:30 यानी कि 2 घंटे हुए। यहाँ पर 1 मिनट की बात चल रही थी, देखिए सॉरी, अच्छा हाँ, एक कर्मचारी 5 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट की बात चल रही है, यहाँ पर 2 घंटे की बात चल रही है। तो मैं कहूंगा 2 घंटे हम नहीं लिखेंगे, हम 120 मिनट लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो साथियों अगर बात करते हैं 120 मिनट में 1248 खिलौने जो काम किया गया वो नीचे लिखेंगे। 1248 खिलौने तैयार होते हैं तो इसको कितने कर्मचारी होंगे, मैं कहूंगा साथियों एक्स कर्मचारी होंगे बस, क्योंकि यहाँ पर भी कर्मचारी था और कितने मिनट काम हो रहा था ये था। तो इसको कैलकुलेट करा लेते साथियों हम लोग। देखिए एक्स का मान निकालना, इसको कैलकुलेट करके बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। 1248 की गुणा इधर हो जाएगी, यानी कि 1248 गुणा आपका 5 आ जाएगा और ये 120 साथियों इसके नीचे आ जाएगा, बराबर आपका एक्स यहाँ से निकल आएगा। इसको देखिए कैसे कट करेंगे, 5 से कट करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 चौक 20 हो जाएगा। 12 से कट करें तो 12 दूना 24 आपका, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। 2 से कट होगा 2 पंजे 2 दूना, यानी कि एक्स बराबर सातों कितना निकला, मैं कहूंगा 52 निकला। यानी कि मैं कह सकता हूं सातों के 2 घंटे में 1248 खिलौने तैयार किए जाने हो तो इसके लिए 52 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। 52 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से देखिएगा साथों इस सवाल को और मुझे बताइएगा कि आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। चलिए भाई चलिए देखिए साथों आपसे यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक सेकेंड, देखिए ये जो वर्ष है ना, ये वर्ष यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है ना, वर्ष यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ और ये चीज सही नहीं लिखी। क्या यहाँ पर आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए साथियों यहाँ पर ब्याज दर से साथियों 3 सही 3/4, 3 सही 3/4 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सही 3/8 लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अगला काम साथियों क्या है। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 सही 3/4 वर्ष। सबसे पहले इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए, 4 तियां 12, 12 और 3 15/4 वर्ष, यानी कि 15/4 वर्ष का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कह रहे कि इतने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 12,236 है, ठीक है। कह रहे कि उसी राशि पर यानी कि समान राशि पर समान दर से उसी दर से 4 सही 4/3 यानी कि देखिए 8 चौक 32, 32 3 35, 35/8 वर्ष यहाँ पर बात चल रही है। तो इतने वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत तसल्ली से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपसे कुल मिला के यहाँ पर सबसे पहले आपको एक निश्चित धनराशि पर आपको देखिए दर यहाँ पर दे रखी है ना, आपको समय दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है, आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो कौन से सूत्र की मदद से निकालेंगे, इस सूत्र की मदद से निकाल लेते हैं साथियों, है ना। ये तो बहुत फेमस सूत्र है, आप सभी को पता होगा। देखिए अब यहाँ पर मिश्रधन कितना दे रखा है 12,236 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है 1 प्लस, अब देखिए दर कितनी है साथियों 8.8 यहाँ पर दर है।
है ना। अब सातों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा, समय अगर ऐसा दे रखा होता है, इसको ऐसे में बदल लेते हैं, तो 15/4 वर्ष हम यहाँ नहीं बल्कि सातों क्या हम लोग यहाँ यहाँ कर लेंगे। देखिए 15 यहाँ पर आ जाएगा और सातों 4 उसके नीचे आ जाएगा, बात वही पड़ेगी। तो इसको जरा आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए, है ना। देखिए साथियों, इस पॉइंट को हटाएंगे साथियों, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, है ना। अब अगर बात करते हैं साथियों इसको कट करने की, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से कट होगा साथियों 11 आ जाएगा, 11 तिया 33, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 33 बटे यहाँ पर साथियों 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 100 की गुणा 1 से 100, 100 प्लस 33 133, 133 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका पी तो इधर चल ही रहा है ना, 12,236 भी चल रहा है यहाँ पर। अब इधर बराबर लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 12,236 की गुणा 100 से हो जाएगी, और ये सातों इसके नीचे आ जाएगा 13133, और ये यहाँ पर आप पी का मान बहुत आराम से सातों निकाल लेंगे। चलिए तो इसको सातों यहाँ पर आप कैलकुलेट करके एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए ये है 122 और ये है 133, तो मैं कहूंगा 133 की अगर हम 10 से गुणा करें तो 133 आना चाहिए। अगर 133 की गुणा हम 9 से करें तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा, 9 तिया आपका 27 हो जाएगा, 9 तिया 27, 28 29 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि अगर बात करते साथियों, अच्छा 122 नहीं साथियों, ये यहाँ से हम देखेंगे 1223 है, ये 1197 बिल्कुल सही बैठे, यानी कि 133 एकम 133, और 133 से नीम कितने होता है, 1197 होता है। ठीक है भैया, 1197 होता है कितना नीम यहाँ पर। अब यहाँ से कितना जाएगा साथियों, देखिए ये तो है 1223 है और ये 1197 आया है, तो जरा घटाने की कोशिश करिए। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ एक बार, एक सेकेंड। चलिए 1223 माइनस 1197, तो 26 बचेगा साथियों, 26 आपका आ जाएगा यहाँ पर। 133 दूना कितना होता है, 133 दूने की अगर बात करते हैं मेरे ख्याल से 266 होता है साथियों, 100, हाँ बिल्कुल साथियों 200, बिल्कुल। और ये 2 0 आपके यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि पी का मान कितना आया है, यानी कि मूलधन कितना आया है साथियों, 9200 यहाँ पर मूलधन है। देखिए सवाल बहुत शानदार है, अगर आपके एग्जाम में आ गया, आपने इसको कर दिया, तो कोई बच्चा हजारों हजार के हिसाब से बच्चा इसको कर नहीं पाएगा, और जो कर ले गया उसका सिलेक्शन साथियों पक्का है। तो बहुत मेहनत के साथ साथियों हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया था, हमने यहाँ पर मूलधन ज्ञात किया था। अभी हमें थोड़ी सी जगह चाहिए हो रही है। देखिए साथियों, हमने इसकी और इसकी मदद से मूलधन ज्ञात किया। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि समान राशि पर, यानी कि मूलधन कितना हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं साथियों एक बार, कह रहे कि समान राशि पर, यानी कि मूलधन वही हो जो निकला हुआ है। ठीक है भैया, मूलधन वही हो, कितना, 9200। उसके बाद कह रहे कि समान दर से, दर कितनी थी साथियों, दर यहाँ पर अगर बात करते हैं दर, ये 8.8 दर हो। ठीक है, कहने के समान दर से इतने वर्षों में, यानी कि समय की अगर बात करते हैं 35/8, ये मैंने लिखा हुआ है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान है साथियों। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT/100 होता है साथियों। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। देखिए साधारण ब्याज बराबर साथियों क्या, पी कितना है 9200 है ना, गुणा आर कितना है 8.8 है, और समय की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, थोड़ा सा इसको इधर में बढ़ा लेता हूँ, एक बार रुक जाइए। साधारण ब्याज हमें निकालना है साथियों, 9200 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा, समय कितना निकलेगा साथियों 35/8 निकलेगा, और बटे साथियों यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ साथियों फटाफट। देखिए 9200 गुणा 8.8 और सातों 35 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। आपका कितना आया, अब इसकी भाग मैं 100 से करता हूँ, 8 से करता हूँ, एक बार भाग मैं 8 से करता हूँ, और फिर इसकी भाग सातों में किससे करता हूँ, 100 से करता हूँ, तो 3542 निकला। देखिए समय कम है इसलिए मैंने करा, वरना इसमें कोई करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो 3542 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि 39,000 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना है साथियों, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है, और बी को सी से 20% अधिक मिलता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 3 लोग हैं, 3 लोग में ये पूरी धनराशि विभाजित है। आपसे कहा जा रहा है कि ए को कितना हिस्सा मिला है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर साथियों 3 लोग हैं, तो ए और बी और साथियों सी, हम मान लेते हैं, कहा जा रहा है कि बी को, यानी कि इसको सी से 20% अधिक मिला है। तो अगर मान लीजिए साथियों सी को 100 मिला है, तो बी को इससे 20% अधिक मिला है, यानी कि बी को 120 मिला होगा। ठीक है, तो 120 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद साथियों आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए का हिस्सा बी का 1/3 है, बी का 1/3 है, बी का 1/3 क्या होगा, यानी कि 120 का 1/3 क्या होगा, मैं कहूंगा 4 × 3 = 12, यानी कि 40 हो जाएगा। तो साथियों ए को 40 मिला है, देखिए ना,
ए जो है ना, ये बी का 1/3 ही तो है, यानी कि 1/3 हिस्सा ही तो है। तो आपसे कहा जा रहा है ए का हिस्सा कितना है। अब देखिए इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए साथों, छोटा बना लीजिए इसको, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और कट हो सकता है 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपका यहाँ पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो मैं कहूंगा ए का हिस्सा 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा में क्या रख लेंगे, टोटल धनराशि रख लेंगे जो तीनों में बटेगी। यहाँ पर मैंने रख ली 39,000, बटे में क्या इन सब का योगफल आ जाएगा, 5 6 11, 11 12 13, यानी कि 13 आ जाएगा। 13 तिया कितना होता है सातों, 39 होता है। मैं कहूंगा यहाँ पर 3000 आ जाएगा, 3000 की 2 से गुणा करोगे तो 6000 आ जाएगा। ये क्या निकलेगा, ये ए का मान निकलेगा, यानी कि ए का हिस्सा निकलेगा। ए का हिस्सा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 6000। उसके बाद देखिए साथों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है, देखिए बहुत शानदार सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। 66 नंबर का सातों सवाल है ना। 66 नंबर का सवाल है 2 + 3 भाग 2 ऑफ 3/2 + 2 ब्रैकेट के अंदर है 4 × 2 और भाग 2 ऑफ 1/2 + 2 - 1/2। इसको आपको कैलकुलेट करना है, ये एक टारगेटेड सातों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको हर हालत में करना ही करना है। एक काम करिए पहले इसको सॉल्व कर ले सातों यहाँ तक, ठीक है, कर लीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है ऑफ, लिखा हुआ है ऑफ का मतलब होता है गुणा, भाग से पहले ऑफ सॉल्व होता है, यानी कि 2 × 3/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरा आपका 3 आ चुका है। अब देखिए 3 भाग 3, 3 भाग 3 की अगर बात करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 आया है, यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 2 ये हो जाएगा। तो इसको टोटल करोगे सातों कितना आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, आपके सामने 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का हिस्सा कितना निकला सातों, 5 निकला, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। इतनी बात क्लियर है। चलिए अच्छा एक काम करिए, अभी ये 2 ना लिखिए, क्योंकि ये जब खुलेगा तो ये गुणा लगेगी। तो एक काम करिए आप सातों 3 लिखिए और +2 लिखिए और फिर ब्रैकेट में सातों इसको सॉल्व करिए। अब देखिए ऑफ लगा हुआ है तो गुणा लगेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 × 2 है ना, 4 × 2 और यहाँ पर सातों क्या प्लस आपका 2 - 1/2 आ जाएगा। इसको जरा आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 एकम 2 है ना। या एक काम करिए साथियों, देखिए 2 में से आधा जाएगा, 2 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, तो 1.5 बचेगा। तो 4 दूना 8 आपका ये हो जाएगा और प्लस 1.5 आपका ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 यहाँ पर है प्लस आपका 3 है, तो 8 और 1.5 9, यानी कि 9.5 हो जाएगा, गुणा आपकी 2 प्लस आपका 3, 9 दूना 18 है ना, और 9.5 दूना कितना होता है सातों, 19 हो जाएगा। 19 + 3 कितना हो जाएगा, 19 + 3 आपका सातों 22 हो जाएगा। तो 22 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 72 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 16% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य सातों कितना है। देखिए एक बात यहाँ पर ये देखिए, 16% हानि पर बेचा यानी कि 92% में बेचा, लेकिन अगर 16% लाभ के साथ बेचता यानी कि उसको 116% में बेचता तो उसको कितना लाभ होता, उसको 72 रुपए का सातों यहाँ पर लाभ होता। यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, 8 और 16 यानी कि 24 इनका डिफरेंस है। तो 24% की जो वैल्यू निकल रही है वो 72 निकल रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य सातों 100% होता है। तो जब 24% की वैल्यू 72 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगी 72 के नीचे 24 लिख दोगे, ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100 से गुणा कर दोगे, कितने की वैल्यू आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्रय मूल्य आपका कहलाएगा। 24 तिया 72, 3 की 100 से करोगे 300 आ जाएगा सातों, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 300 निकलेगा। यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात सातों क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं सातों, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को सातों हम लोग यहाँ पर y मान लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है किसी संख्या का यानी कि x का 62%, तो x का 62% ये मैंने लिख लिया, यानी कि x का 62% जो है वो किसी दूसरी संख्या यानी कि y के 3/5 के बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि x और y का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x लिखा हुआ है, y इसके नीचे आ जाएगा। अब साथियों क्या करेंगे, 3/5 है, ये 100 सातों इसके गुणा में आ जाएगा, ठीक है ना, और जो 62 है वो जो है ना वो इसके साथों यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए, अगर हम इसको 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 तिया और 2 एकम सातों यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 3 × 10/31 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 30/31 आ जाएगा। क्या सातों, ये x और y का अनुपात है। 30/31 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, सॉरी ये 31/30 लिखा हुआ है, 30/31 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला सवाल, आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है एक दुकानदार 5500 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है, यदि 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 1070 का लाभ प्राप्त करना हो तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य सातों कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सातों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग
5500 रुपए में एक टेबल उसने खरीदी और लाभ उसको कितना हुआ, 1070 का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य यहाँ से हम लोग सातों निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि उसने उसको कितने रुपए में बेचा। तो 5500 आपका ये हो गया प्लस 1070 आपका सातों इधर हो जाएगा। टोटल करिए जरा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सातों 6570 रुपए विक्रय मूल्य आपका हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 5500 में एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है, 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार 1070 का लाभ प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो अंकित मूल्य आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य बराबर क्या होता है सातों विक्रय मूल्य जो कि 6570 है गुणा 100 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगी छूट। छूट क्या है, 10% की छूट है तो 90% आएगा, 100 माइनस छूट आता है यहाँ पर। तो कुल मिला के इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा है ना, और कटेगा सातों देखिए जरा 9 सत्ते 63 हो जाएगा और 9 तीन आपका 27 हो जाएगा। तो कुल मिला के अंकित मूल्य आपका कितना निकलेगा, 73 और डबल 0 6300 निकलेगा। 6300 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।